हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ द टॉप कोर्ट जजमेंट्स विच हैव बीन हेल्ड इन द ईयर 2021, जिसका मतलब है बीते गए साल में जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, आज मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और आपको ये भी बताते चलूं कि ये सारे जो जजमेंट्स है वो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो एलएलएम एग्जाम क्लैट के हो, बीएचयू के हो, जामिया के हो, और या तो फिर आपका कोई यूजी रिलेटेड एग्जाम हो क्लैट का, या फिर जुडिशरी एग्जाम्स और कोई भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे लॉ ऑफिसर्स एग्जाम्स जैसे होते हैं, ये जो केसेस जो मैं आज डिस्कस करूंगी ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू अ टोटल नंबर ऑफ 63 जजमेंट्स, और उन 63 जजमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया हाई कोर्ट के भी रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी रहेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और ये जितने भी सारे जजमेंट्स रहेंगे आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन द सेम हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है मैं उनको हिंदी में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला केस है राजीव सूरी वर्सेस डीडीए। In the first significant ruling of 2021, a three-judge bench of the Supreme Court gave the green signal to the redevelopment of New Delhi Central Vista area, rejecting a batch of petitions challenging the scheme for alleged violation of land use and environmental norms। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जिसमें कि ये हमारा एक नया पार्लियामेंट बनेगा और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंसेस और उसके साथ कई इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक ऑफिसेस भी बनने वाले हैं। तो उसी को रोकने के लिए कुछ बैच ऑफ पिटिशंस डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें ऐसा एलिगेशन लगाया गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इट इज अगेंस्ट दी प्री डिफाइंड एनवायरमेंटल नॉर्म्स, मतलब ये पर्यावरण के खिलाफ है। तो इस चीज को, इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया था बाय ए 3-judge बेंच। और इसमें जस्टिस संजीव खन्ना जो है, ही वाज द ओनली पर्सन who dissented from the majority of the judgment. Then the next judgment is Kirti versus Oriental Insurance. So this judgment is based on gender justice. The Supreme Court has clarified that a notional income should be considered for disease non-earning victims, including homemakers of motor vehicle accidents, and that future prospects should be assessed based on such notional income in order to arrive at फेयर जस्ट एंड रीजनेबल कॉम्पनसेशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इन द केसेस ऑफ मोटर एक्सीडेंट, तो ज्यादातर क्या है, एक नोशनल इनकम को मतलब कि टू कैलकुलेट द राइट कंपनसेशन एक नोशनल इनकम को लिया जाता है, लेकिन ये उसी के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि नॉन अर्निंग विक्टिम्स हो। लेकिन इसमें होम मेकर जो है, होम मेकर का कोई भी इसमें रोल नहीं है। इस केस में एक होम मेकर की ही डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि होम मेकर शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द नोशनल इनकम इन ऑर्डर टू अराइव अ जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन। Then next case is Aparna Bhatt versus State. There was much outrage last year after Madhya Pradesh High Court had imposed a bail condition where the victim of sexual assault was to tie Rakhi on the accused person's wrist. The Supreme Court in Aparna Bhatt set aside that order and also issued several guidance on gender stereotypes and bail conditions. तो ये जो judgment है, it is in that judgment Supreme Court has laid down guidelines to counter the gender stereotypes, और इसमें कुछ बेल कंडीशंस भी सेट किए गए हैं। और ये इस जजमेंट के अनुसार एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी लास्ट ईयर में, जिसमें एक सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम को ये आदेश दिया गया था कि अगर वो अपने जो ऑफेंडर है उसके अगर रिस्ट पे, अगर कलाई पे अगर वो राखी बांधती है, सो दैट अक्यूज विल बी गिवन बेल। तो इस टाइप की चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा आपत्ति जताई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इट साइड बाय साइड डायरेक्टेड द जुडिशियल अकेडमी टू डेवलप ए जेंडर सेंसिटाइजेशन मॉड्यूल फॉर जजेस, लॉयर्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। एक जेंडर सेंसिटाइजेशन मॉड्यूल मतलब कि क्या कहते हैं कि एक हैंडबुक होना चाहिए फॉर जजेस, लॉयर्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की ऐसे चीजों को हम कैसे टैकल कर सके इन फ्यूचर। देन द नेक्स्ट केस इज Attorney General versus Satish. Last year, the Nagpur bench of Bombay High Court had held that it would not amount to sexual assault under POCSO if there was no skin-to-skin contact. Satish Ragare versus
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो ऐसा था कि ये जो केस है, ये आप लोग सारे इस केस से वाकिफ रहे होंगे, जिसमें कि अपना जो नागपुर बेंच ऑफ जो बॉम्बे हाई कोर्ट जो रहा है, ये जो हाई कोर्ट रही है, इसने एक पॉक्सो का एक केस था जिसमें उस अक्यूज को इसलिए अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट से इसलिए बरी किया जाता है क्योंकि देयर वाज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो इस चीज को रोक लगाते हुए, इसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश। Then next case is Vinod Dua versus Union of India. So this case is related to free speech and privacy. The Supreme Court quashed the sedition case registered by the Himachal Pradesh police against journalist Vinod Dua in connection with his video uploaded on YouTube last year criticizing the central government's implementation of the COVID-19 lockdown. The court quashed the charges saying mere disapprobation of government was not incitement to disorder. विनोद दुआ जो कि एक नोटेड जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने लास्ट ईयर यूट्यूब में कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट कोविड-19 को देखकर जिस तरीके से एक्शन ले रही है, उसके खिलाफ इन्होंने आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ एक सेडिशन का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ किसी की क्या कहते हैं कि अगर किसी की सोच अगर गवर्नमेंट के कार्यशैली से अगर वो डिफर करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज इंसाइटमेंट टू डिसऑर्डर, एंड ओनली ऑन दिस थिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज क्वास्ड द चार्जेस ऑफ सेडिशन। Then the next case is Manohar Lal Sharma versus Union of India. The Supreme Court passed an interim order to probe into the Pegasus surveillance scandal by 3-member expert committee. तो इस केस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। जैसे पेगासस सर्वेलेंस आप लोगों को पता ही होगा कि क्या था, कि जिसमें एक तरीके का एक ऐप है, और या मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी का फोन भी हैक किया जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि जिन जिन लोगों के फोन हैक्स हुए हैं उनके केसेस को देखने के लिए 3-member एक्सपर्ट कमिटी बिठाई गई थी। Then the next case is ECI versus Vijay Bhaskar. The Madras High Court remarked that Election Commission of India should be charged with murder as election seems to have aggravated the second wave of COVID-19. On appeal by the ECI, the Supreme Court refused to expunge the remarks or restrain media in ECI versus so and so, though noting that the remarks were excessive. तो इस केस में ऐसा हुआ था कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि इन लोगों को मर्डर का केस लगना, इन पे मर्डर का केस लगना चाहिए बिकॉज दे हैव एक्चुअली एग्रीवेटेड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो इस रिमार्क्स को एक्सपंज करने के लिए अपील की जाती है इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट एंड गेव फ्रीडम टू द मीडिया टू रिपोर्ट ऑल द ओरल ऑब्जर्वेशन मेड बाय लॉयर्स एंड जजेस ड्यूरिंग अ कोर्ट हियरिंग. It is said restraining the media would be unconstitutional and against Article 19 Clause 1 of the Indian Constitution. तो एक तरीके से इस अपील के जरिए कहा गया था कि ये जो रिमार्क्स मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है कि ईसीआई के खिलाफ मर्डर के केस चलने चाहिए, तो इस चीज को हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कर सकती बिकॉज इट इज देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड ऑल्सो it has actually given freedom of speech and expression to the media to report all kinds of oral observations. तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट नकार देती है. The next case is अजीत मोहन लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो इसमें ये हुआ था, ए कमिटी ऑफ द दिल्ली असेंबली समन्ड फेसबुक टू enquire into the riots that rocked the capital in early 2020. The summons was challenged by Facebook unsuccessfully by Facebook India head Ajit Mohan. The Supreme Court upheld the Delhi Assembly's powers to constitute committee to examine Delhi riots of 2020 since it is a social issue, but ruled that the committee so constituted cannot act like a prosecuting agency. तो अजीत मोहन जो है वो फेसबुक इंडिया के हेड है. तो 2020 में जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनके लिए इन्हें समन किया गया था बाय दिल्ली असेंबली, तो जिसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ उसे ये समन कर तो सकती है बट इट कैन नॉट एक्ट लाइक अ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी. मतलब दिल्ली असेंबली किसी भी तरीके का कोई भी पेनल्टी या कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं पास कर सकते, लेकिन इट हैज द फ्रीडम, इट हैज द पावर्स टू समन द फेसबुक हेड ऑफ इंडिया. Then the next case is Patan Jamal Wali
वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस है इंटरसेक्शनैलिटी पे। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। Legal analysis of operation often tend to focus on one axis of operation. The Supreme Court highlighted the importance of intersectional approach in Patan Jamal Bali versus State. When the identity of a woman intersects with inter alia, her caste, class, religion, disability, and sexual orientation, she may face violence and discrimination due to two or more grounds. Trans women may face violence on account of their heterodox gender identity. In such a situation, it becomes imperative to use an intersectional lens to evaluate how multiple sources of operation operate cumulatively to produce a specific experience of subordination for a blind scheduled caste woman. तो इस केस में ऐसा होता है कि एक ब्लाइंड शेड्यूल कास्ट वुमेन पे रेप कमिट होता है, तो जो पनिशमेंट, जो एक्चुअली जो मुद्दा था इस केस में, बिकॉज शी बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, तो जिस अक्यूज को भी उसी के अंडर कन्विक्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरसेक्शनल अप्रोच यूज करती, जिसका मतलब है कि जस्ट बिकॉज अ वुमन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, दैट डजंट मीन दैट पर्सन हैज टू बी कन्विक्टेड अंडर दैट सेक्शन ओनली। जिसका मतलब ये होता है कि आपको हर तरीके की चीजों को ध्यान में रखना होता है कि नॉट ओनली हर कास्ट बट ऑल्सो रिलीजन, डिसेबिलिटी एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन। तो इसमें जो डिसीजन जो पास की गई, जिसमें एक्यूज को जो सजा हुई, it also based on disability and also regarding her class in the society. तो आगे देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट केस ए ब्लाइंड गर्ल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वाज रेप्ड इनसाइड हर होम बाय हर ब्रदर्स एक्विंटेंस, जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक और चीज सामने आती है, सैंक्टिटी ऑफ टेस्टिमनी ऑफ डिसेबल्ड विटनेस, जिसमें ये चीज चैलेंज की गई थी क्योंकि अक्यूज को जो सजा हुई है उसे सेट असाइड करा देना चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम जिसने अपना बयान दिया है, शी इज अ डिसेबल्ड विटनेस एंड दैट इज अ रीजन व्हाई हर टेस्टिमनी इज एक्चुअली लैक ऑफ इंटेलिजिबिलिटी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि the testimony of a prosecutrix with a disability or of a disabled witness for that matter cannot be considered weak or inferior only because such an individual interacts with the world in a different manner vis-a-vis their एबल बॉडीड काउंटरपार्ट्स। क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूटिक्स एक मतलब ब्लाइंड वुमेन रही है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि कोई भी विटनेस जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब कि वो बाकी पर्सन से बहुत ही ज्यादा अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि उस टेस्टिमनी को नकार दिया जाए। उसमें ऐसा भी लिखा है, एज लॉन्ग एज द टेस्टिमनी ऑफ सच अ विटनेस अदरवाइज मीट्स द क्राइटेरिया फॉर इंस्पायरिंग जुडिशियल कॉन्फिडेंस इट इज एंटाइटल्ड टू फुल लीगल वेट। अगर इस टेस्टिमनी में इतनी सी में कोई सच्चाई भी रहती है ना, फिर भी उसे माना जा सकता है, ओनली ऑन दैट बेसिस द अक्यूज्ड कैन बी पनिश्ड। लेकिन इस केस में यह था कि द कोर्ट हेल्ड दैट द एविडेंस इन द प्रेजेंट केस डजंट एस्टैब्लिश दैट द ऑफेंस इन द प्रेजेंट केस वाज कमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी। द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 3 clause 3 clause 5 was consequently set aside. The conviction of the appellant for an offense punishable under section 376 was upheld. तो इसमें इस चीज को नहीं कंसिडर किया जाता है कि जस्ट बिकॉज दैट वुमन बिलोंग टू अ स्पेसिफिक क्लास, तो इसलिए अक्यूज को सजा होनी चाहिए अंडर द गिवन एक्ट, बल्कि इसमें इंटरसेक्शनल अप्रोच लगाते हुए इस अक्यूज को 376 के अंदर इसे पनिश किया जाता है। देन द नेक्स्ट केस इज रविंदर कुमार धारीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। The Supreme Court, setting aside the disciplinary proceedings, was held that the persons with mental disabilities are at a disadvantage when it comes to complying with workplace standards, and initiating disciplinary proceedings against such person is a facet of indirect discrimination. The judgment came in an appeal filed by Ravinder Kumar Dhariwal, an assistant commandant in Central Police Force, who was accused of using offensive language of appearing in the media press without prior approval and assault. इस केस में ऐसा होता है कि एक CAPF का एक कोई कमांडेंट होता है, तो उस पे ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसने मीडिया के सामने बिना अपने सीनियर के अप्रूवल लिए हुए कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज जैसे गाली गलौज करता है। तो उसके बाद ये भी देखा जाता है कि द एपेलेंट हैड ए हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड कैटेगराइज्ड विद अप टू 70% डिसेबिलिटी। और ये जो एपेलेंट जो है, इसकी एक हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री रही है कि वो 70% ये डिप्रेशन में रहता है, उसकी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है। तो इसमें उसके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाया जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करा देती है, क्योंकि दैट पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग विथ मेंटल डिसेबिलिटीज। और ऑब्वियसली उसे ये चीज नहीं पता है कि वर्क प्लेस स्टैंडर्ड और
को कैसे वो अपने आप को उसमें मेंटेन करें। एंड दिस इज द रीजन व्हाट इज सेड दैट कि अगर उसके ऊपर अगर इस तरीके की कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर चलाई जाती है सो इट विल बी एन इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब आ जाते हैं अफॉर्मेटिव एक्शन वाले केसेस पे। द केस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लेसम्मा जोसेफ। तो ये जो भी मेंटल डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी केसेस है ना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं क्लैट एलएलएम की बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर को देख कर ये बता रही हूँ। So in this case, the SEL that persons with physical disability have the right to reservation in promotions. And Lisamma Joseph had been appointed to the state services as a typewriter in 1996, the compassionate appointment following the loss of her brother while serving in the military. Joseph had post-polio residual paralysis, lower lip at the time of her enlistment and her permanent impairment was estimated to be 55%. तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक रिजर्वेशन पॉलिसी रखी गई है फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स कि फॉर सिक्योरिंग एनी गवर्नमेंट जॉब। लेकिन क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि क्या वो उसे जैसे कि अगर वो अगर प्रमोशन में भी आगे जाना चाहिए, अगर जाना चाहे तो क्या उसमें भी उसे रिजर्वेशन अप्लाई हो सकता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। जो फिजिकल डिसेबल्ड जो भी कैंडिडेट है, जो भी एम्प्लॉयज है, उनका पूरा राइट है रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। Then next case is Pichhra Varg Kalyan Mahasabha Haryana versus State of Haryana. While quashing a notification issued by the State of Haryana specifying the criteria for exclusion of creamy layer within the backward classes, Supreme Court stated that economic criteria cannot be the sole basis for identifying creamy layer. तो इसमें ऐसा था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो स्टेट ऑफ हरियाणा जो है जो एक्सक्लूजन उसमें क्या कहती है कि स्टेट ऑफ हरियाणा कुछ एक नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है, एंड इट वाज फॉर द पोस्ट ऑफ इट वाज एक्चुअली फॉर सम गवर्नमेंट जॉब। तो उसमें ये लिखती है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो क्रीमी लेयर जो है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा कि इट वुड बी आइडेंटिफाइड ऑन द सोल बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये चीज गलत है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर ही क्योंकि कोई क्लास ऑफ पर्संस क्रीमी लेयर के अंदर आता है कि नहीं, ये कहना गलत होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है, यह है नील ऑरेलियो न्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस नीट AIQ केस, एक केस काफी ज्यादा भी न्यूज में है। एक्चुअली इस केस की शुरुआत ही 2021 से हुई थी और उसके बाद अभी रिसेंटली इसमें एक जजमेंट आया है जिसमें काउंसिलिंग को अप्रूव किया गया है अंडर EWS कैटेगरी फॉर बोथ OBC एंड EWS। तो अब देख लेते हैं केस कैसे आया। On July 29, 2021, the National Testing Agency issued an admission notice providing for 27% reservation for OBC students and 10% reservation for EWS students admitted under the AIQ, that is All India quota for both UG and PG medical courses. 4 petitions were filed challenging the AIQ schemes by doctors and students who wish to appear for NEET under the AIQ. The petitioner argued that the 2021 admission notice violates their fundamental rights and amounts to reverse discrimination. They argue that the added reservation on the AIQ crosses the 50% limit on reservations laid down in Indira Sahni versus Union of India. They also argue that the court's decision in Abhayanath versus University of Delhi ignores its past rulings on the question of reservation in the AIQ scheme. The petitioners note that the challenge to the Constitution 103 Amendment is still pending before the Supreme Court. That petition challenges the introduction of a new category of reservation like EWS, enabling reservation in higher education and public employment on the basis of economic status. The petitioners also argue that the annual income limit of 8 lakhs as a criteria determined to EWS status is arbitrary. तो अब जान लेते हैं कि क्यों EWS OBC के बीच में झगड़ा चल रहा है। क्योंकि जैसे कि एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो सरकार ने क्या कहते हैं रखा है कि आपका जो एनुअल इनकम जो होना चाहिए आपके फैमिली का वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए इफ यू आर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर EWS। और OBC का ही ऐसा ही बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि इट इज एक्चुअली एनक्रोचिंग अपॉन देयर राइट्स, दैट इज द मेन कंटेंशन ऑफ द OBCs। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 50%, एक तो ये 50% को ब्रीच कर रहा है इंदिरा साहनी, और चूंकि EWS
को की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जो चैलेंज किया गया है एंड दैट केस इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। सो ऐसे केस में 10% रिजर्वेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए इन नीट AIQ केस। उसके बाद क्या होता है, 25 October 2021 the union government of its own accord deferred the counselling due to the pendency of the petitions. Thereafter the union government filed an affidavit justifying the EWS criteria as 26 October, stating that the criteria was adopted after due deliberation within the Ministry of Social and Empowerment and all the concerned stakeholders. तो 25 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट क्या करती है, जो काउंसलिंग जो होती है ना, इसको पोस्टपोन कर देती है, जिसकी वजह से ये डॉक्टर्स का ये सारा हड़ताल चला था इसी वजह से। और ये हलफनामा भी दायर करती है कोर्ट में कि ये जो हमने जो क्राइटेरिया रखी EWS का, इट हैज एक्चुअली बीन taken after due deliberation with the Ministry of Social Justice and Empowerment. The Union government formed the Pandey Committee on 30th November 2021 to review the criteria for identifying EWS. The committee submitted its report on 31st December 2021. Thereafter, the Union government filed an affidavit before this court accepting the recommendations of the committee, including the recommendation that the existing criteria for identifying EWS be retained for the present admission year 2021 to 2022। तो उसके बाद पांडे कमेटी का भी गठन होता है। पांडे कमेटी भी बस यही कहती है कि बिल्कुल सही है, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा है वो EWS के लिए ये बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं है। While the Supreme Court in January 2022 observed that the formulation of the reasons in the interim order on the EWS reservation would take some time, it upheld the validity of the OBC reservation in the AIQ seats in NEET and NEET PG and directed that the counselling be conducted in order to ensure that the admission process is not dislocated. So this is the latest update in this case. अभी जैसे जनवरी 2022 में गवर्नमेंट क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि ये वैलिडिटी जो रहता है, इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ OBC रिजर्वेशन इन द AIQ सीट्स इन NEET एंड PG, और ये डायरेक्ट करती है कि जो EWS जो है उसमें भी 10% में भी काउंसलिंग चालू रहे। लेकिन इसमें एक और बात है, द पिटीशन शैल बी लिस्टेड फॉर फाइनल हियरिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ द EWS क्राइटेरिया रिकमेंडेड बाय द पांडे कमेटी इन द 3rd week of March 2022। लेकिन इस क्वेश्चन पे कि EWS का जो क्राइटेरिया है वो वैलिड है कि नहीं है, इसके लिए इसने एक डेट रखी है इन द 3rd week of March 2022 टू एनालाइज दैट whether the recommendations of the Pandey committee is correct or not। अब क्वेश्चन आता है विकास किशन राव गौली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन भी केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोर्ट क्या कहती है कि जो ओबीसी के जो कुछ रिजर्वेशंस रखे थे लोकल बॉडी इलेक्शन महाराष्ट्र, उसको स्ट्रक डाउन करती है। स्ट्रक डाउन इसलिए करती है क्योंकि एक्चुअली कुछ डायरेक्शंस थे, कुछ मतलब कि कुछ पॉइंट्स थे जो फॉलो करने थे एंड विच हैव ऑलरेडी बी लेड डाउन इन द केस ऑफ के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसे फॉलो नहीं किए गए थे बिफोर गिविंग रिजर्वेशन अंडर दिस ओबीसी कैटेगरी। अब देख लेते हैं आगे। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन and as per the mandate of Article 340, dedicated commission need to be appointed to conduct a rigorous empirical inquiry into the nature and implications of backwardness. It is also incumbent upon the executive to ensure that reservation policies are reviewed from time to time so as to guard against overbreadth। और इसमें एक और चीज कही गई थी कि इसमें जो रिजर्वेशन जो था वो 50% को ब्रीच भी कर रहा था, तो इसीलिए इस चीज को मतलब कि रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ ये भी इसमें डाउट रेस किया गया था है कि जो ओबीसी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसके संबंध में कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे इन द केस ऑफ के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में ये चीज फॉलो नहीं हुई है और इट इज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 340, जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे। सो दिस इज द रीजन व्हाई इसको जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको स्ट्रक डाउन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट केस है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द रिजर्वेशंस फॉर मराठास इन महाराष्ट्र। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट इट इज ओनली द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैज द पावर टू आइडेंटिफाई OBCs. However, 105th constitutional amendment was brought in a few months
thereafter to counter up the impact of this judgment. So ये तो आपको पता ही होगा, also known as मराठा जजमेंट। तो इसमें क्या था कि कोर्ट स्ट्रक डाउन करती है मराठा को जो रिजर्वेशन दिया गया है अंडर ओबीसी, उसे वो खारिज करती है। लेकिन इसी को काउंटर करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट एक 105th अमेंडमेंट लाती है, जिसके जरिए से और ये पावर स्टेट को भी दिया जाता है कि वो भी ओबीसी को वो आइडेंटिफाई कर सकते इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन पार्ट 9B of the 97th Amendment to the Constitution of India, which deals with the effective management of the cooperative societies in the country. In the majority of judgment, the court held that cooperative societies come under the exclusive legislative power of the state legislature. Part 9B, which consists of Article 243H to 246ZZ, has significantly impacted state's legislative power over its cooperative sectors, which come under Entry 32 of the state list. तो इसमें क्या होता है, बहुत ही फेमस केस है जिसमें पार्ट 9B, जो कि जिसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाय 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, उसे स्ट्रक डाउन करते सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहती है क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इट इज एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन दैट सब्जेक्ट। While Justices Nariman and Gawai struck down only part 9B of the amendment, Justice Joseph wrote a dissenting judgment striking down the entire constitution amendment. इस 97th अमेंडमेंट के पार्ट 9B को बस काटा गया है, लेकिन जस्टिस जोसेफ जो है ही वाज द ओनली पर्सन हु डिसेंटेड फ्रॉम द जजमेंट। उनके मुताबिक कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही खारिज कर दी जानी चाहिए। Justice Joseph in his dissenting judgment stated that the doctrine of severability would not operate to distinguish between the single state cooperative and multi-state cooperative societies. तो इसमें एक्चुअली दो पार्ट है, पार्ट 9B के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो आर्टिकल्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो डील करते थे उसे स्ट्रक डाउन किया गया है, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टिल एग्जिस्टिंग है, क्योंकि और ये जस्टिस जोसेफ का ये कहना है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इसलिए पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन करना चाहिए क्योंकि जो एक रैटिफिकेशन जो मिलती है 1/2 ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 वो नहीं ली गई थी। तो दीज आर रीजन व्हाई ही वाज द ओनली जज हु डिसेंटेड फ्रॉम द मेजॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट केस है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वैकेंसी पोजीशन ऑफ मोर देन 20% ट्रिगर for High Court Chief Justices to initiate appointment of ad hoc judges। तो इस केस में ये हुआ था क्योंकि 20% वैकेंसी है हाई कोर्ट में, तो उसको उस चीज को भरने के लिए उस खामी को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि अलाउ करती है एड हॉक जजेस अपॉइंटमेंट को, लेकिन ये भी कहती है कि एड हॉक जजेस जो अपॉइंट किए गए हैं दे आर नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश मल्होत्रा। द ऑक्सीजन क्राइसिस ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 prompted several interventions by courts, and in this case where a national task force was set up to come up with oxygen allocation methodologies। तो इस केस में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इस वाले केस में एक टास्क फोर्स गठन करती है टू एक्चुअली डील विद द ऑक्सीजन क्राइसिस जो हुआ था सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 में, जिसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही, कई लोग तो बिना ऑक्सीजन के कारण मरे भी गए हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक 12 मेंबर का एक नेशनल टास्क फोर्स गठन करती है और ये भी कहती है कि इट विल स्पेसिफिकली एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग टू स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन एलोकेशन ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स, क्योंकि बहुत बार टास्क दिया गया है कि जिनका काम है ये मेक श्योर करने का कि ऑक्सीजन एलोकेशन बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से हर स्टेट में यूनिफॉर्म तरीके से सही से हो, ताकि हर नीडी पर्सन को या हर जो भी पेशेंट जिसको बहुत ज्यादा इस चीज की दरकार रहती है उनको सही टाइम पे मिल सके। Then next case is in the expeditious trial of cases under section 138 of NI Act. The Supreme Court today held that section 258 of the CRPC, which grants magistrates the power to stop proceeding in cases, will not apply to check bouncing cases under section 138 of the Negotiable Instrument Act. Section 258 में कोर्ट के पास पावर रहता है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप भी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जो सुओ मोटो केस उसमें ये कह सकती है ये जो पावर है ये किसी भी तरीके से जो प्रोसीडिंग्स जो 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो भी जिस भी तरीके की प्रोसीडिंग्स चलती है ना उसे ये इस पे वो किसी भी तरीके का रोक या स्टे नहीं लगा सकती है।
Then next case is MN Global Mercantile Private Limited versus Indo Unique Flame Limited. What happens if the stamp duty has not been paid on the agreement containing an arbitration clause? In earlier judgment, the court had said that the arbitration clause would also be valid. The court said it wouldn't be invalid. The issue will be resolved by a larger bench. One of the high-profile corporate litigation currently running is the one between Amazon and Future Group. When one aspect of the dispute reached the Supreme Court, it was ruled that emergency arbitration is valid under Indian law. तो चलिए मान लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो और उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी गई है, तो उसके आर्बिट्रेशन क्लॉज का क्या होगा? क्या वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के इनवैलिड मानी जाएगी? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, जिसमें इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, एंड दिस इज द केस. एंड द नेक्स्ट केस इज विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये भी एक क्या कहते हैं, एक डिफरेंटली एबल्ड जो क्या कहते हैं उसी पे एक बहुत ही अच्छा केस है. और ये लास्ट ईयर क्लैट एलएलएम में पूछा भी गया था. एक पैरा इसी केस से उठा के पूछा गया था कि ये कौन से केस से रिलेटेड है. This was a case where a person with writer's cramp needed a scribe for writing the UPSC examination, and he was unable to get the facility of a scribe because he initially wasn't able to get a disability certificate, and he didn't come under the definition of a person with benchmark disability. So, जो act is right of persons with disability, तो ये जो एक 2016 का जो एक्ट है, इसमें क्या है कि डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है. ठीक है. और इसका ये था, यहाँ पे जो पर्सन जो था, ही वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम राइटर्स क्रैम्प, एंड राइटर्स क्रैम्प इज नॉट आई मीन इट इज नॉट अ डिसेबिलिटी अंडर द गिवन एक्ट. तो ये किसी भी तरीके का कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी. तो जिसके कारण उसे स्क्राइब प्रोवाइड नहीं किया जाता है और वो बंदा चैलेंज करता है. The court held that this person should be given the provision of a scribe. The court cited Jija Ghosh versus Union of India, when it was held that equality is not just limited to prevention of discrimination but also extend to a wide variety of positive rights, including reasonable accommodation. In this context, the state has an obligation to provide persons with disabilities reasonable accommodation such as the facility of a scribe, compensated time, etc. to secure substantive equality. तो इस केस को सबसे पहले तो इस केस को कोर्ट किया गया जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एक रीजनेबल अकोमोडेशन की बात की गई है. रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब ये है कि सिर्फ वो ही नहीं जो ऑलरेडी डिसेबल्ड है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं जो कि जिन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन सबको भी एक इक्वल प्रोटेक्शन मिले, एक इक्वल राइट मिले. Then the next case is Madras Bar Association versus Union of India and another. The court highlighted the key role of tribunals in alleviating the burden on the judiciary. The court struck down certain provisions of the Tribunal Reforms Ordinance that interfered with the independence of tribunals. बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस ला गया था, जिसके जरिए बहुत सारे मतलब उसमें रूल्स बनाए गए थे, जैसे कि 5 साल का जो टेन्योर होना चाहिए किसी भी ट्रिब्यूनल के जज को, उसे 4 इयर्स को रिड्यूस किया गया था. तो इस तरीके की जितने भी सारे चीजें थे उनको स्ट्रक डाउन किया गया इन मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल के साथ जो इंटरफेयर करते थे. देन द नेक्स्ट केस इज लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा and others versus Union of India. In February 2020, the Apex Court in the landmark case of Secretary Ministry of Defense versus Babita Punia ordered the grant of a permanent commission to women officers in the Territorial Army. Though belated, the judgment came as a relief to the women short service commission officers who fought a legal battle for over a decade. However, almost a year, 86 women short service commission officers approached the Supreme Court in Lieutenant Colonel Nitisha versus Union of India, calling into क्वेश्चन द मोडालिटीज ऑफ विच वुड फॉलोड फॉर एड्रेसिंग देम इन ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन. आप सब लोगों को पता होगा कि 2020 में एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जिसका नाम था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, जिसमें विमेन को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया गया. तो उसके साथ साथ ये हुआ कि again in this case Lieutenant Colonel Nitisha others versus Union of India, the same women came विथ अ न्यू ग्रीवेंस. ये था कि जिस तरीके की मोडालिटी अप्लाई की जा रही है, जिस तरीके का तरीका अपनाया जा रहा है आर्मी के द्वारा इन ग्रांटिंग द परमानेंट कमीशन, दिस इज एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी. अब आगे देखते हैं
The appellates contended that the procedure laid down in the general instructions of the army were arbitrary and unjust. Two women officers who are in the age group of 40 to 50 years of age and were required to conform to the medical standards that a male officer would have to conform at the age group of 25 to 30 years. तो इसमें ऐसी बात थी कि कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए जिनमें इन लोगों को क्लियर करना था, लेकिन ऑलरेडी दिस वुमेन हैव क्रॉस्ड 45 टू 50 इयर्स, ऑलरेडी दे वर इन दैट रेंज, मतलब उनको 45 से 50 साल की मतलब ये महिलाएं हो चुकी थी, लेकिन उनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो उनको जिनमें उन्हें क्वालिफाई करना था वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स किसी मेल ऑफिसर के है जो कि 25 टू 30 इयर्स के रेंज में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग होते हैं. Additionally, the WSSCO are also required to go through an arduous physical examination at an advanced age of their life. वो भी पॉसिबल नहीं था. The division bench of justices so and so ruled in favor of WSSCO and called the mode of assessment indirectly discriminatory. In the current case, Supreme Court of India borrowed a two-stage test from Fraser versus Canada, a case of the Canadian Supreme Court, to effectively determine the existence of indirect discrimination. तो ये केस जो है वो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है. जिस तरीके के मेडिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल स्टैंडर्ड्स किसी फीमेल ऑफिसर को हु हैज ऑलरेडी रीच्ड 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज, इस टाइप के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी उन्हें नहीं देना चाहिए और इन चीज को बिल्कुल ये टोटल इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि जो कि ऑलरेडी 25 टू 30 इयर्स के मेल ऑफिसर के लिए है. Then the next case is Union of India versus K.A. Najib. The case is related to an incident where the accused was chopped off the right palm of a professor, an incident that happened after the professor allegedly insulted Prophet Muhammad in a question paper prepared by him. The main accused, who was charged under the Unlawful Activities Prevention Act, was denied bail by the special court several times, but was later granted bail by the Kerala High Court. At the Supreme Court, the NIA had filed appeal against the order of the High Court, contending that the High Court has erred in granting bail without placing an application to the statutory compliances of 43D5 of UAPA. तो ये केस एक UAPA से रिलेटेड है. इस केस में जो एक्यूज था उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने एक प्रोफेसर का जो राइट हैंड है उसे चॉप किया था बिकॉज ही हैज मेड सर्टेन इंसल्टिंग कमेंट्स इन अ क्वेश्चन पेपर अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद. तो उससे आगे जाके बेल मिल जाती है केरला हाई कोर्ट से, लेकिन उस चीज को एनआईए के द्वारा चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में. कहा जाता है कि जो रिगर्स है, जो प्रोसीजर जो फॉलो करने होते हैं 43D5 विच डील्स विद प्रोसीजर रिलेटेड टू बेल, वो नहीं फॉलो किए गए हैं. The Supreme Court observed that the High Court of Kerala has invoked its power to grant bail owing to the unlikelihood of the trial being completed anywhere in the near future. The court held that the reasons assigned by the High Court are apparently traceable under Article 21 and has rightly not addressed the statutory bar created by 43D5. And the court further observed that the presence of statutory restrictions under this section doesn't oust the ability of Constitution Court to grant bail on grounds of violation of Part 3 of the Constitution. तो क्या है कि केस बहुत लंबा चल रहा था कि इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि नियर फ्यूचर में इसका ट्रायल एंड हो, और वो बंदा तब तक जेल में ही था. सो बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 21 केरला हाई कोर्ट ने इसे बेल ग्रांट कर दी और उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया. Then next case is Gautam Navalakha versus NIA. Courts can order for house arrest under section 167 CRPC in appropriate cases while deciding the issue of default bail. The Supreme Court also considered as to whether or not house arrest shall form part of custody under section 167 CRPC. Answering the above question affirmative, the Supreme Court observed that in appropriate cases it will be open to courts to order house arrest under section 167. However, criteria like age, health condition, antecedents of accused, nature of crime shall be necessary terms to enforce the order of house arrest. अब इस केस को भी जान लेते, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था. इस केस में अक्यूज को हाउस अरेस्ट में रखा गया और आप जानते हैं 167 का क्या प्रोविजन है कि जैसे किसी भी हीनियस ऑफेंस में अगर 90 डेज हो जाता है और चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उसे एक डिफॉल्ट बेल मिल जाता है. तो बंदा जो था वो हाउस अरेस्ट में था 167 CRPC. इसमें ऐसे कहा जाता है क्योंकि हाउस अरेस्ट तो कोई कस्टडी नहीं होती है, ना जुडिशियल कस्टडी है ना पुलिस कस्टडी है. तो कैसे वो क्लेम कर सकता है कि जो हाउस अरेस्ट में वो था उसके बेसिस पे, उसी
डेज को काउंट करते हुए 90 डेज कंप्लीट होते हैं और चार्जशीट नहीं फाइल होती है, तो उसी चीज को चैलेंज किया जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट इसमें अफर्मेटिव में आंसर देके कहती है कि नहीं, हाउस अरेस्ट में जो जितने भी दिन आपने हाउस अरेस्ट में बिता है वो चीज भी वो 90 डेज के अंदर काउंट होगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए उसे स्टैट्यूटरी बेल मिल सकती है। हालांकि इस केस में गौतम नवलखा को नहीं मिला था, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हाँ, इनअप्रोप्रिएट केसेस में हाउस अरेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट कह भी सकता है और उस पीरियड को जो 90 डेज का जो स्टैट्यूटरी पीरियड है उसके अंदर 45 डेज का है उसके अंदर वो काउंट होगा। देन द नेक्स्ट केस इज बेगार फाउंडेशन वर्सेस केएस पुट्टास्वामी। बहुत ही इंटरेस्टिंग था केस है। In spite of going through several rounds of litigation and long hours consideration, the Aadhaar controversy at one second popped up before the Supreme Court. The Constitution Bench comprising of A.M. Khanvilkar, D.Y. Chandrachud, Ashok Bhushan and S. Abdul Nazir and B.R. Gawai, it's the Constitution Bench, addressed a review petition against the final verdict in case Puttaswamy versus Union of India. Among the issues which arose for decision, the court had to answer two critical questions: whether the decision of the Speaker of the House of the People under Article 110 Clause 3 of the Constitution to certify a bill as a money bill under Article 110 Clause 1 is final and binding or can be subject to judicial review, and if the decision is subject to judicial review, whether the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016 had been correctly certified as a money bill under Article 110 Clause 1 of the Constitution. तो ये एक केस था। ये जो केस है इसमें एक्चुअली एक रिव्यू पिटीशन है जो 5 जज बेंच द्वारा, जो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जिसको आधार जजमेंट भी कहा जाता है, उसी को उस डिसीजन को इस केस में चैलेंज किया गया था, क्योंकि उसमें कुछ नए नए चीजें सामने आई थी। नए नए चीजें सामने ऐसे आई थी क्योंकि इससे रिलेटेड एक और केस था, एंड द नेम ऑफ द केस वाज रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि केएस पुट्टास्वामी केस क्यों आया था, इसलिए आया था क्योंकि इसमें जो आधार एक्ट जो था उसे एज अ मनी बिल उसे पास किया जाता है, ठीक है, और उसे सुप्रीम कोर्ट सही भी ठहराती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, जो रॉजर मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि कॉन्करेंट बेंच है, मतलब अगेन 5 जज बेंच, इसमें उन्होंने कुछ डाउट्स जताया था। डाउट्स क्या था? The circumstances giving rise to the instant review petition were that the issue whether the judicial review can be exercised over a decision of the Speaker of the House of People under Article 110 Clause 3 arose subsequently before another, wherein the majority opinion noted that the first question was not adequately answered in the Puttaswamy case, and it also noted that its doubts on the determination of the second question. Consequently, the majority referred the matter to the larger bench for constitution. तो इस केस में ऐसा एक डाउट जताया जाता है रॉजर मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि आधार जो कि एक एक्ट है उसको जैसे मनी बिल के द्वारा जो पास किया जाता है, क्या वो सही है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन जो था ना, ये केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इस चीज को आंसर नहीं करती है, तो इस चीज को उसमें वो डाउट जताया जाता है उस केस में। तो ये रहता है हमारा पहला, और जिसमें कहा गया है कि वेदर द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 3 टू सर्टिफाई बिल एज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 इज फाइनल एंड बाइंडिंग और कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसमें यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से किसी भी बिल को अगर हम मनी बिल बना के पास करते हैं तो क्या इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, क्या इसमें किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू हो सकता है। इफ द डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू वेदर द आधार टारगेटेड सो एंड सो एक्ट had been correctly certified as a money bill under Article 110 Clause 1 of the Constitution. तो इसी बेसिस में ये भी एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि अगर मान भी लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है तो क्या जो मनी बिल के द्वारा जो इसको इस एक्ट को जो पास कराया गया है, इस आधार एक्ट को, क्या ये भी सही है। तो जो पहला क्वेश्चन जो रहता है ना, वो मेजॉरिटी बेंच को रेफर किया जाता है कि आप इस पे सोच विचार करें। लेकिन इन द मीन टाइम एक रिव्यू पिटीशन भी आती है और इसमें मेजॉरिटी ओपिनियन यह कहती है, ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन द मेजॉरिटी स्टेटेड दैट द जुडिशियल रिव्यू ऑफ वेदर अ बिल इज अ मनी बिल वुड बी एडमिसिबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैविंग रिगार्ड टू द लॉ लेड डाउन बाय द कोर्ट। While answering the second question, the majority held that Section 7 of the Aadhaar Act had elements of a money bill and the other provisions were incidental to the core of the Aadhaar Act. Hence, the majority held that the Aadhaar Act had been correctly certified as a money bill under Article 110 Clause 1. इसमें majority जो opinion जो रहती है
वो ये कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही है, आधार एक्ट पर मनी बिल बनाकर अगर पास किया गया है तो ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके की कोई मतलब जुडिशियल रिव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे आर फॉर ओपाइनिंग दैट चेंज इन द लॉ और सब्सिक्वेंट डिसीजन और जजमेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेट और लार्जर बेंच बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ ग्राउंड फॉर रिव्यू, क्योंकि देयर अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द रॉजर मैथ्यू केस, क्योंकि ये सवाल वहां पे उठा था, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिसीजन ऑलरेडी पास हो चुकी है उसको पूरी तरीके से निस्तारित कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक डिसेंटिंग व्यू था डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो पहला क्वेश्चन जो है कि वेदर इट्स अ मनी बिल और नॉट ऑलरेडी रेफर टू द लार्जर बेंच, तो हम दूसरे क्वेश्चन को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इन व्यू ऑफ द अबव द रिव्यू पिटिशंस वर डिसमिस, क्योंकि मेजॉरिटी में था इसलिए ये डिसमिस हो जाती है पिटिशन। Then the next case is the state of Tamil Nadu and others versus V.K. Shobna etc. The Supreme Court has reiterated that the reservation category candidates who scored more than the cutoff marks for general category students have to be adjusted against general category based on their merit and not reserve category. बहुत ही important judgment है ये, latest judgment है। Furthermore, they refer to the recent judgment of the Supreme Court in Saurabh Yadav and others versus state of Uttar Pradesh। ये बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मान लो कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अगर ज्यादा स्कोर कर रहा है, किसी अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज्यादा स्कोर कर रहा है, और अगर उसे अगर अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो क्या ये सही है कि गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब जो उसका कट ऑफ है अगर वो ज्यादा स्कोर कर रहा है और वो, तो इसका मतलब है वो अपने मेरिट पे आ रहा है, तो इसमें कोई भी तरीके की गलती नहीं है कि अगर उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए और उसे उसके रिजर्व कैटेगरी में ना डाला जाए। तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक जजमेंट पास हो चुकी है, सौरभ यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बस उसी को ही इस जजमेंट में फिर से रेफर किया गया है। देन द नेक्स्ट केस इज रीपक कंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। The matter is related to providing ex gratia monetary compensation of rupees 4 lakh or notified ex gratia monetary compensation to the families of the deceased who have succumbed to the pandemic of COVID-19 in view of section 12 of the Disaster Management Act। तो इसमें ऐसा कहा जाता है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जिन जिन लोगों की मौतें होती है उनको 4 लाख का एक्स ग्रेशिया मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन जो कोविड-19 है ये एक तरीके से ये कहीं भी नोटिफाइड नहीं है एज अ डिजास्टर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि it also recommended certain guidelines for ex gratia assistance on account of loss of life to the family members of the persons who died due to COVID-19 as mandated under section 12 clause C of the DMA Act for the minimum standards of relief to be provided to the persons affected by disaster COVID-19 pandemic over and above the guidelines already recommended for the minimum standards of relief to be provided to persons affected by COVID-19। चूंकि COVID-19 एक डिजास्टर नहीं है, एक नोटिफाइड डिजास्टर नहीं, इसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट गाइडलाइन बनाई गई है सरकार के द्वारा। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इट इज ऑल्सो डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और उनको जो जो कंपनसेशन जो सेपरेट गाइडलाइन में मिल चुका है उसके अलावा उनको 4 लाख रुपए और मिलेंगे। Then the next case is Neeraj Garg versus Sarita Rani। The Supreme Court stated that judges should refrain from making superfluous observations about the conduct of counsel that may have no influence on the court's decision. The court directed to avoid unnecessary remarks on the counsel's conduct, and the Supreme Court expunged remarks made against the lawyer by the Uttarakhand High Court। तो इस केस में ऐसा होता है कि कोई 20 ईयर स्टैंडिंग के कोई एडवोकेट रहते उत्तराखंड हाई कोर्ट के, उसके खिलाफ कोर्ट कोई रिमार्क्स मेड करती है, इट वाज मेड बाय द उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो वो रिमार्क्स एक्चुअली सही रिमार्क्स नहीं थे, जिसको एक्सपंज जिसे मिटाने के लिए जो अपैलेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस तरीके के रिमार्क्स जिनका केस से कोई लेना देना नहीं है और इट इज एक्चुअली अबाउट द कंडक्ट ऑफ द काउंसिल, तो इस टाइप के रिमार्क्स हाई कोर्ट को रिफ्रेन करना चाहिए, मतलब उनको एक्चुअली ऐसे रिमार्क्स नहीं मेड करने चाहिए। Then the next case is Sri Hari Hanuman Das Totla versus Hemant Vitthal Kamath and others। तो ये क्वेश्चन जो सीपीसी से रिलेटेड है। The Supreme Court held that order 7 rule 11D of the CPC provides that the plaint shall be rejected where the suit appears from the statement in the plaint
to be barred by any law. It was held that in order to decide whether the suit is barred by any law, it is a statement in the plaintiff which will have to be constituted. It is not open to decide the issue on the basis of any other material, including in the statement in the case. It further stated applicability of bar of res judicata can only be determined upon trial of the suit. तो इसमें ना ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है ये. रेस जुडिकेटा आप लोगों को पता ही होगा कि द सेम पर्सन कैन नॉट फाइल अ सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन और विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. तो बहुत सारा विच हैज ऑलरेडी बीन पेंडिंग. तो ऐसे केसेस में ना ज्यादातर जो टेंडेंसी होती है कि ऑलरेडी अगर कोई केस अगर पेंडिंग है, चल रहा है या हो चुका है, तो उसे रोकने के लिए एक ऑर्डर 7 रूल 11D जो डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन डाली जाती है. लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अगर मामला का रेस जुडिकेटा का है सो दैट हैज टू बी डिसाइडेड आफ्टर द ट्रायल. वो ऑर्डर 7 रूल 11D के बेसिस पे वो चीज रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इट हैज टू बी डिसाइडेड on the basis of any other material including the written statement in the case. तो इसी बेसिस पे ही और जो प्लेंट आपकी रिजेक्ट होती है. लेकिन अगर रेस जुडिकेटा है तो रेस जुडिकेटा को अगर आप मतलब लाना चाहते हैं ऑन द रिकॉर्ड तो वो ट्रायल के बाद ही होगी. Then the next case is State of Haryana versus Rajkumar. Supreme Court in its judgment delivered yesterday clarified that a state government, while exercising powers under section 432, 433 CRPC, cannot remit or commute sentence unless convict has undergone a 14 years of minimum imprisonment. However, it may be opted through Article 161, which allows the governor to do so with the aid and advice of the state governor. तो इसमें ये जो केस इसमें ऐसा कहा गया है 432 और 433 जो है ये कम्यूटेशन की पावर होती है, ठीक है. और इसके रिगार्डिंग जैसे मान लीजिए सरकार के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी जो प्रिजनर है उसे वो रिलीज भी कर सकती है आफ्टर 14 इयर्स ऑफ मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, जो कि ऑलरेडी 432 और 433 में दिया गया है. तो जब तक कोई भी जैसे कि जो कन्विक्ट है उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, जब तक उसकी 14 साल का इम्प्रिजनमेंट जब तक खत्म ना हो जाए ना, तब तक उसे आप रेमिशन मतलब आप उसे रिलीज नहीं कर सकते हो. लेकिन एक आर्टिकल दिया 161 ऑफ आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नर के पास एक पावर होती है उसे पार्डनिंग पावर होती है. लेकिन ये जो पावर है कि टोटल इंडिपेंडेंट है 432 और 433 के अलावे, क्योंकि 433A के भी अलावा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट पावर है और ये गवर्नर कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. मतलब कि अगर उस एक्यूज को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर हो चुकी है तो गवर्नर उससे पहले भी रिलीज के ऑर्डर दे सकता है. लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर एक्सरसाइज करना चाहती है उसके राइट्स अंडर सेक्शन 433 है तो उसे मिनिमम 14 इयर्स का इंतजार तो करना ही पड़ेगा. जब तक उसके 14 इयर्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक उसे रिहाई नहीं मिलेगी. Then the next case is, this case is related, it has been delivered by Delhi High Court. This is Sandeep Agarwal versus Priyanka Agarwal. Instant appeal was filed under section 28 of the Hindu Marriage Act, read with section 19 of the Family Courts Act, जो कि अपील के पावर्स है. On behalf of the appellate against the impugned judgment and order of the Family Court wherein the petition under section 12 of the Hindu Marriage Act filed by the appellant was dismissed. Section 12 क्या डील करता है? voidable marriages. So voidable marriages annul भी हो सकता है. तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. As per the appellant, the marriage between the appellant and the respondent was the outcome of a calculated fraud that was perpetrated by the respondent and her family members as they chose not to disclose a vital and crucial fact regarding the respondent's mental health. Further, the appellant submitted that the respondent was before the marriage and during the days that she stayed with the appellant was suffering from acute schizophrenia. इस केस को एक्चुअली फ्रॉड परपिट्रेट करके शादी करवाई गई थी appellant and the respondent में. respondent जो वाइफ थी, she was suffering from acute schizophrenia. एक तरीके से मान लीजिए she was mentally unstable. लेकिन झूठ बोल के शादी करवाई गई और वो बाद में जाके सामने आया. The bench stated that the failure on the part of the respondent to disclose her mental disorder before her marriage with the appellant as alleged by him constituted a fraud perpetrated upon the appellant. High Court annulled the marriage of 16 years between the appellant and the respondent on the ground contained in सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. इस सेक्शन के अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड है जो कि बाद में सामने आती है तो उस बेसिस पे आपका मैरिज अनल हो सकता है, वॉइडेबल डिक्लेयर हो सकता है.
तो इसी केस में ऐसा हुआ था कि द पिटिशनर एंड द रेस्पोंडेंट वर मैरिड फॉर द लास्ट 16 ईयर्स, 16 साल से उनका मतलब कि पति पत्नी थे, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट एनल इसलिए करती है क्योंकि एक तरीके से फ्रॉड प्ले किया गया है, दैट इज एक्चुअली अ मेंटल हैरेसमेंट. मैरिज इज नॉट मेड ऑफ ओनली हैप्पी मेमोरीज एंड गुड टाइम्स, and two people in a marriage have to face challenges and weather the storm together. So only on this ground ये कहते हुए उस फ्रॉड को जो एक सप्रेस किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने मैरिज अनल कर दिया. Then the next case is irretrievable breakdown of marriage, शिवशंकरन वर्सेस सती मीनन. ये इस केस को भी इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे इसे मतलब कि क्या कहते हैं खत्म कर दिया गया इस मैरिज को बाय द सुप्रीम कोर्ट while deciding केस ऑफ a matrimonial dispute where the marriage never took off from the first day and was never consummated and the parties had been living separately from the date of marriage for almost 20 years. A division bench of Sanjay Kishan Kaul and so passed a decree of divorce in favor of husband on account of irretrievable breakdown of marriage as well as on account of cruelty committed by the wife. The bench referred to several judicial precedents including Hitesh Bhatnagar versus Deepa Bhatnagar which opined that courts can dissolve a marriage as irretrievable breakdown only when it is impossible to save the marriage. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अंडर सेक्शन 13 हमारे पास ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर उस मैरिज को खत्म कर दी जाए. तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे केस हो गया हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर, और इस केस में भी ऐसा ही था क्योंकि इसमें मेंटल क्रुएल्टी का भी इशू था और उसके साथ साथ लास्ट मतलब पिछले 20 साल से पार्टी अपने साथ नहीं रह रही थी, एक दूसरे के साथ नहीं रह रही थी. तो इसलिए इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया. Then the next case is State of Kerala versus K. Ajit. A division bench of Dr. D.Y. Chandrachud and M.R. Shah justices upheld the order of the Chief Judicial Magistrate Thiruvananthapuram who refused to consent to the application filed by the public prosecutor under Section 321 CRPC for withdrawal of a criminal case filed against 6 MLAs in relation to the ruckus and damage of public property caused by them in an unfortunate incident that occurred in the Kerala Legislative Assembly in March 2015. Earlier, the Kerala High Court too had affirmed the order of the Chief Judicial Magistrate. All attempts of the accused MLS seeking to claim immunity under Article 194 of the Constitution of India were rejected by the Supreme Court while absorbing. बहुत इंटरेस्टिंग केस है. इसमें ऐसा हुआ था कि 2015 में केरल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक वाकया हुआ था जिसमें कुछ 6 MLA थे जिन्होंने पूरा मतलब कि किसी इशू के ऊपर बहसबाजी करते हुए फर्नीचर तोड़े थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया था. तो उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस रजिस्टर होती है और जो प्रोसिक्यूटर जो है वो सेक्शन 320 और सीआरपीसी के तहत उसे उस कंप्लेंट को मतलब कि वो एक्चुअली क्या कहते हैं उसे अपना रेजिग्नेशन देती है कि मुझे इस केस को मुझे इनिशिएट नहीं करना है. और जैसे ही ऐसा होता है, अगर कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपना विथड्रॉल का अगर एप्लीकेशन देती है अंडर सेक्शन 321 सीआरपीसी, तो इन दैट केस ऐसा होता है कि जो अक्यूज्ड होते हैं वो अक्विट हो जाते हैं. लेकिन जो मतलब जो सेशन जज तो थे, सॉरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो थे उस कोर्ट के तिरुवनंतपुरम के, उन्होंने उस विथड्रॉल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. तो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो ये कहते हैं कि अंडर आर्टिकल 194 जो कि कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करती है एमएलएस को, इसके तहत उन्होंने जो भी किया, जो भी गुंडागर्दी की, जो भी तोड़फोड़ मचा, उसके तहत उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है इन एनी क्रिमिनल कोर्ट. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एग्जेम्पशंस फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, पर्टिकुलरली एज इन दिस केस द क्रिमिनल लॉ व्हिच गवर्न्स द एक्शन ऑफ एवरी सिटीजन. उन्होंने कहा कि प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो है वो किसी भी क्रिमिनल एक्शन से ऊपर नहीं हो सकती है और उनको भी वही चीज फॉलो करना होता है जो लॉ ऑफ द लैंड है. तो इसके साथ साथ उसने जो केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को है उसे अपहेल्ड किया. Then the next case is Brajesh Singh versus Sunil Arora. A division bench comprising of R.F. Nariman and B.R. Gawai justices found several political parties guilty of contempt of court for non-compliance of directions by the Supreme Court in Ram Babu Singh Thakur versus Sunil Arora in connection with disclosure of information of candidates with criminal antecedents.
The instant contempt petition arose out of elections held to the Bihar Legislative Assembly in October-November 2020. Brajesh Singh, advocate registered with the Bar Council of Delhi, filed the contempt petition, bringing the court's notice with the direction given by Ram Babu Singh Thakur had been flouted. So Ram Babu Singh Thakur वर्सेस सुनील अरोड़ा का एक 2020 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि डायरेक्शन देती है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उनके जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, उसे पब्लिक मतलब उसे पब्लिक के बीच में उसे शेयर किया जाए। और उसमें यह भी कहा गया कि इट हैज टू बी डन विद इन 72 आवर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन, ऐसा कहा गया था। लेकिन जब बिहार की जो इलेक्शन होती है, जो अक्टूबर नवंबर के बीच में होती है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। कौन कैंडिडेट क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड से, तो ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर पब्लिक के सामने नहीं रखी जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि कंटेम्प्ट डाला जाता है। राम बाबू सिंह ठाकुर के जो केस में जो डायरेक्शंस हुए हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट आगे जाके और भी नए डायरेक्शंस देती है। ये कहती है पॉलिटिकल पार्टीज आर टू पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द होम पेज ऑफ द वेबसाइट, जिसमें ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी को जो है उनके जो कैंडिडेट्स जो है जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिश करें उनके अपने पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे। The ECI is directed to create a dedicated mobile application containing information published by candidates. इसके रिगार्डिंग ECI को भी ये भी डायरेक्शन दिया जाता है कि एक मोबाइल ऐप भी लाए जिसमें इनके बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके। The direction in paragraph 4.4 of the order in Ram Babu Singh Thakur be modified and it is clarified that the details which are required to be published shall be published 48 hours of the selection of the candidates and not prior to 2 weeks before the first date of filing of nominations। मतलब nominations के 2 वीक के पहले और 48 आवर्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के बाद इनके जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पब्लिश किया जाए। Then the next case is Municipal Corporation of Greater Mumbai versus Ankita Sinha and others. In a recent decision, a 3-judge bench of the Supreme Court of India held that a National Green Tribunal has power to take suo motu cognizance of environmental issues, even though the NGT Act 2010 doesn't expressly provide the NGT with power to take suo motu cognizance। NGT के एक्ट में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो इस ट्रिब्यूनल को पावर देती है कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई भी सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, वैसे ये पावर NGT के पास नहीं है एज पर द NGT एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इन केस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज NGT के पास फुल पावर है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। Then the next case is Manohar Infrastructure and Constructions Private Limited versus Sanjeev Kumar Sharma. The Supreme Court held that while the NCDRC, that means National Consumer Dispute Redressal Commission, may, after stating the reasons for doing so, ordered the deposit of the entire or more than half of the amount ordered by the SCDRC, that means State Commission, under Section 51 of the Consumer Protection Act. However, no discretion can be exercised by the NCDRC to order the payment of fees then half the amount while entertaining an appeal under Section 51। तो सेक्शन 51 में जैसे सेक्शन 51 अपील की बात करती है कि अगर आप SCDRC के मतलब स्टेट कमीशन के किसी डिसीजन को अगर नेशनल कमीशन में चैलेंज करना चाहते हो तो आपको हाफ ऑफ द अमाउंट आपको जमा करानी होती है जो पेनल्टी के हिसाब से आप पे इम्पोज किया जाता है। लेकिन इस केस में NCDRC कहती है कि अगर आप चाहते हो कि आपका केस चले तो आपको पूरे का पूरा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, नॉट हाफ ऑफ द अमाउंट। तो यही है इस केस में एज पर सेक्शन 51 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्हेन एन अपील इज मेड बिफोर द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, द appellants are mandated to deposit 50% of the amount ordered by the state commission before the appeal can be entertained। A group of builders had filed an appeal before the Supreme Court agreed by the order of the NCDRC commission, which while issuing the stay order directed the builders to deposit the entire amount determined by the SCDRC। तो कुछ ग्रुप ऑफ बिल्डर थे जो एग्रीड होते हैं ऐसे डिसीजन को लेकर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 51 आप हाफ अमाउंट कर सकते हो, आप पूरा अमाउंट कैसे डाल सकते हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या कहते हैं कि अगर NCDRC चाहे तो ऐसे डिस्क्रिशन ला सकती है कि वो पूरे अमाउंट को पहले से मांग ले, लेकिन ये बस बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में, जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में भी किया जाता है। इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन अ रूटीन मैनर। देन द नेक्स्ट केस इज नंदलाल लोहारिया वर्सेस जगदीश चंद्र पुरोहित। The Supreme Court held that losing
a case after an argument cannot be termed as a deficiency in service on the part of an advocate, the court dismissed a specially petition against the order which was passed by the NCDRC. तो इसमें ऐसा केस था कि इसमें क्लाइंट ने अपने वकील पे केस कर दिया और इसीलिए केस किया क्योंकि डेफिशिएंसी इन सर्विस। इसमें ऐसा था कि Nandalal Loharia had filed 3 complaints before the district forum against BSNL. All 3 complaints were dismissed by the forum based on merits. After dismissal, the petitioner then filed a petition against the advocates alleging deficiency in service on their part. क्योंकि उसने कुछ 3 पिटीशन BSNL के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में दाखिल किए थे जो तीनों डिसमिस हो गई। तो क्लाइंट को ऐसा लगा कि देयर इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड दिस इज द रीजन व्हाई ऑल द 3 पिटीशंस वर डिसमिस्ड। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेफिशिएंसी इन सर्विस जो एक लॉयर एक क्लाइंट को देता है वो उसके अंडर नहीं आ सकता है, तो इसलिए इस केस को डिसमिस की जाती है। Then the next case is M.A. Khalik versus Ashok Kumar. The Supreme Court observed that summoning and detaining a person without there being any crime registered against him would be violation of basic principles. The directions issued in Anish Kumar versus the State of Bihar would be applicable even if no crime was registered. The bench observed. जैसे ज्यादातर क्या होता है, समनिंग कब से शुरू होती है, जब किसी पर्सन के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर होता हो। तो लेकिन इस केस में ऐसा एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसे डिटेन किया गया था कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कुछ डायरेक्शंस बताती है जो कि अरेस्ट से रिगार्डिंग है, लेकिन ये कहती है कि अगर मान लीजिए अगर किसी पर्सन के खिलाफ अगर कोई रजिस्टर ना भी हुआ तब भी वो आनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जो भी गाइडलाइंस है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस केस में जिस पुलिस ऑफिशियल ने ऐसा काम किया था उसे सजा भी हुई थी 3 महीने का। जब वो सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके जब वो चैलेंज करता है तो उसे 3 महीने से हटा के 15 डेज कर दिया जाता है। तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है, इन दिस केस मैन अप्रोच द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सीकिंग अ डायरेक्शन नॉट टू अरेस्ट हिम विदाउट गिविंग ड्यू नोटिस अंडर सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी। हिज वाइफ हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट अलेजिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी। उसके बाद लेटर ही फाइल्ड अ कंटेम्प्ट केस alleging that in spite of the order passed by the high court he was forcibly taken away by the police officer to Akiviru police station and detained him there। तो कोर्ट ने ऐसा भी कहा था कि जो कंडक्ट रहा है पुलिस ऑफिशियल का, इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट द डायरेक्शंस इश्यूड इन आनिश कुमार बट आल्सो इन द केस ऑफ बीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि अरेस्ट के कुछ जो राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन है उसके कुछ मतलब कि कुछ आई मीन क्या कहते हैं उसे लाइक राइट्स को डिफाइन किया गया है उसमें। Then the next case is Siddharth versus State of UP. The judgment analyzed the scope and application of section 170 of the CRPC as to whether it is mandatory to put an accused in custody before recording his charge sheet under this section. तो 170 of CRPC एक्चुअली क्या है? 170 CRPC एक तरीके से ये कहती है कि ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट अक्यूज्ड पर्सन को प्रोड्यूस होना जरूरी है। जो 170 CRPC कहते हैं उसमें एक वर्ड लिखा गया है कि अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, और इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस तो उसका बस प्रेजेंस ही काफी होता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। एंड दैट पर्सन हैज टू बी टेकन ऑन बॉन्ड। तो बहुत सारी चीजें 170 CRPC में लिखी गई है, लेकिन 170 CRPC में एक चीज इसमें लिखी गई है कि जो ऑफेंस जो नॉन बेलेबल होती है ये पुलिस को इंश्योर करना होता है कि जब आप चार्जशीट फाइल करो तो अक्यूज्ड को भी अंडर कस्टडी आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो ऐसा ही इस केस में ऐसा हुआ था। द appellant who claimed to be supplier of goods along with 83 others who sought to be roped in a FIR that was registered 7 years ago. It was submitted on his behalf that the appellant had joined the investigation process and a charge sheet was also stated to be ready to be filed. However, since an arrest memo was made, the appellant decided to approach the High Court seeking anticipatory bail. The High Court rejected the bail plea, following which the appellant approached the Supreme Court. इस केस में ऐसा हुआ था कि appellant जो था एक सप्लायर ऑफ गुड्स था जिसे 83 अदर के साथ एक FIR में रोपिंग किया जाता है, मतलब उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। चार्जशीट फाइल मतलब एक्चुअली जो appellant जो रहता है वो इन्वेस्टिगेशन को भी टाइम टू टाइम ज्वाइन करता है, लेकिन क्योंकि उसका एक अरेस्ट में वो ऑलरेडी बन गया होता है और चार्जशीट भी तैयार हो चुकी होती है, तो वो हाई कोर्ट में मूव करता है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि अब वो अरेस्ट होने वाला है, बिकॉज इस अरेस्ट में वो इज नाउ रेडी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है
The respondent, on the other, submitted that the arrest memo was filed due to the trial court's view that unless a person is taken into custody, the charge sheet cannot be taken on record under section 170 of CRPC. ये एक बहुत ही नैरो व्यू है। इसमें मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि अगर कोई पर्सन अगर विदाउट अरेस्ट है और उसकी चार्जशीट अगर फाइल होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे इसकी चार्जशीट फाइल होगी वैसे उसको जेल के अंदर डाल दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। 170 सीआरपीसी भी ये चीज नहीं कहती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट कहती है कि जब तक वो बंदा अरेस्ट नहीं होगा तब तक जो चार्जशीट आप फाइल करोगे इट वोंट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू अरेस्ट ईच एंड एवरी एक्यूज्ड पर्सन ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। वी आर ऑफ द व्यू दैट if the investigating officer doesn't believe that the accused person will abscond or disobey summons, he or she is not required to be produced in custody. The word custody appearing section 170 of CRPC doesn't contemplate either police or judicial custody, but it mere connotes the presentation of the accused by the investigation officer before the court while filing the charge sheet. मतलब 170 CRPC में जो वर्ड कस्टडी दी गई है, कस्टडी का ये नहीं मतलब होता है कि उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो, बल्कि उसे आप बस इंटीमेट भी कर सकते हो, कह भी सकते हो कि आप जाके वहां पे अपनी हाजिरी दे दो, बस इतना ही काफी होता है और अरेस्ट कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है गुरमीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बोथ द हाई कोर्ट एंड द ट्रायल कोर्ट डिसमिस द अपील एंड कन्विक्टेड द appellant अंडर सेक्शन 304B of IPC and sentenced him to undergo rigorous imprisonment for 7 years and a fine of ₹5,000। तो ये डाउरी डेथ का केस है, अब इसको देखते हैं। Jesse held that being the demand for dowry soon before a death must be established, it can be interpreted that soon before doesn't mean immediately before, rather proximate libeling should be there between the cruelty and the death of the victim due to the former। 304B का में एक वर्ड लिखा है soon before her death she is subjected to cruelty। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल तुरंत, उसके डेथ के बिल्कुल तुरंत, बल्कि there shall be proximate link बिटवीन द क्रुएल्टी एंड द डेथ ऑफ द विक्टिम। मतलब दोनों के बीच इतना ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए जिससे ये कहीं से ये डाउट हो जाए कि इस क्रुएल्टी की वजह से ही उस लड़की की मौत हुई है, बट देयर मस्ट बी सम प्रॉक्सिमेट लाइफलिंग जो कि अब एस्टैब्लिश कर सके कि हाँ उस क्रुएल्टी के चलते ही उस पर्सन की डेथ हुई है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई टाइम कोई लिमिट फिक्स है, इतने टाइम के अंदर उसकी डेथ होनी चाहिए। Then the next case is Messrs Niharika Infrastructure Private Limited versus State of Maharashtra. A 3-judge bench of the Supreme Court pronounced a detailed judgment on the powers of the High Court while adjudicating a petition for quashing of the FIR filed under Section 482 of the CRPC and Article 226 of the Constitution। बहुत important है। 482 inherent powers of the High Court को define करती है। इसके अंडर High Court के पास inherent मतलब कि अनलिमिट पावर है कि वो कोई भी केस को क्वाश कर दे, खत्म कर दे 482 सीआरपीसी के अंडर। तो इस चीज को इसमें डिस्कस किया गया है कि 482 को आप कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। शुड इट बी एक्सरसाइज इन अ रूटीन मैनर और द कोर्ट शैल बी कॉशियस इन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर। तो इस चीज को देखेंगे। इन निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर द appellant challenged an interim order issued by the Bombay High Court in a quashing petition filed under Section 482 CRPC and Article 226 of the Constitution. The Bombay High Court issued an interim order directing that no coercive measure shall be adopted against the petitioner in respect of the said FIR। तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट क्या है, एक इंटरिम ऑर्डर पास करती है। निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर द appellant है जो उसने चैलेंज किया है कि इसमें ऐसा उसने एक चीज को मतलब एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर ये पास करती है कि किसी भी तरीके का कोई कोएडिटिव मेजर्स अगेंस्ट द पिटिशनर्स, मतलब किसी भी आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ऐसा एक ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट पास करते हैं। लेकिन उसमें एक और चीज है, ये ऑर्डर पास करते हुए भी बॉम्बे हाई कोर्ट उस 482 के जो पिटिशन है उसको भी वो डिसमिस कर देती है। The SC addressed two aspects relating to the High Court's quashing power under Section 482 CRPC dealt with Section Article 226 of the Constitution. The grounds on which FIR complaint can be quashed with the High Court in a quashing petition. The scope of the High Court's power to pass interim orders in a quashing petition. So दो चीज पे सुप्रीम कोर्ट एक कंसिडर्ड व्यू लेती है कि किस ग्राउंड पे FIR या आपका कंप्लेंट क्वाश हो जाना चाहिए और फिर किन किन केसेस में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है इन क्वाशिंग केस। आफ्टर नोटिंग दैट द पावर ऑफ क्वाशिंग शुड बी एक्सरसाइज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस टू प्रिवेंट अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द पावर कन्फर्ड
by section 482 of CRPC should be exercised in accordance with the parameters later on भजनलाल वर्सेस आरपी कपूर। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट केस है, भजनलाल वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा और आरपी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दो केस में ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एफआईआर आपकी क्वाश हो सकती है टू प्रिवेंट दी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो इस केसेस में 482 सीआरपीसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। It was held that all interim orders under section 482 of CRPC can be issued only after giving brief reasons through a speaking order as that would demonstrate an application of mind। जब भी आपको इंटरिम ऑर्डर, अगर कोई भी कोर्ट अगर 482 के अंदर कोई इंटरिम ऑर्डर अगर पास करे तो उसे वो रीजन देना पड़ेगा। जैसे इस केस में कहा गया नो कोएर्सिव एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दी पिटिशनर, तो उसको एक रीजन देना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने कि जो पिटिशनर है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट रेफर टू टू अर्लियर डिसीजन स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस हामिद अब्दुल्ला जिलानी एंड रवुड़ी कृष्णा मूर्ति व स्टेट ऑफ तेलंगाना विच हेल्ड दैट द हाई कोर्ट कैन नॉट ग्रांट इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सेक्शन 482 CRPC after dismissing a quashing petition. The Supreme Court held that granting interim protection from arrest while dismissing a quashing petition would indirectly amount to an order for anticipatory bail which can be passed only if the conditions prescribed under section 438 of the CRPC। तो इसमें कोर्ट ये कहती है कि अगर प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट अगर कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिटीशन को डिसमिस कर दे। ये कहते हुए कि नो कोएर्सिव मेजर्स कैन बी टेकन अगेंस्ट अपेलेंट, ये कहते हुए आप पिटीशन को डिसमिस नहीं कर सकते। अगर आप डिसमिस कर देते हो तो इसका मतलब है आपने उसे एक एंटीसिपेटरी बेल दे दिया है, और एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोसीजर है वो 482 CRPC से बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। Then the next case is Paramveer Singh versus Baljit Singh. Supreme Court gave direction to install CCTV cameras in all the police stations across India। So यही केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है कि सीसीटीवी कैमरास जो है वो हमारे देश के हर पुलिस स्टेशन में लगाना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसी चीजें बताती है कि लाइक द कैमरा टू बी इंस्टॉल्ड एट ऑल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड मेन गेट्स। इसमें नाइट विजन होना चाहिए जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। द एरियाज दैट लैक इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज टू प्रोवाइड द सेम एक्सपीडिशियसली। फिर इसमें ये भी लिखा है कि सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग्स है वो कितने मंथ के लिए आप उसे स्टोर कर सकते हो। तो ये बस जनरल सी चीजें दी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब के जमाने में जितने भी पुलिस स्टेशन है अभी इस डिसीजन के बाद सब में सीसीटीवी कैमरा लगी है। और इस चीज को इसीलिए किया गया था कि बिकॉज देयर वर सर्टेन कंप्लेंट्स अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, कि किसी को भी किसी भी टाइम पे उठा लिया या किसी पर्सन के खिलाफ किस तरीके का, जैसे कि होता है कि कस्टोडियल वायलेंस आप समझते हैं कि जेल में उसके खिलाफ तशद्दुद किया जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये सब इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा की गाइडलाइंस जारी की गई। उसके बाद नेक्स्ट केस इंपीरिया स्ट्रक्चर्स वर्सेस अनिल पत्नी। इन दिस केस issue was whether home buyers are consumer within the purview of the Consumer Protection Act. The apex court held that the home buyers are at liberty to approach the consumer forum for claiming the compensation in such cases where the payment has been made but the development is either denying or delaying the possession of the flat। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि होम बायर्स जो है दे आर ऑलरेडी गाइडेड अंडर द लॉस ऑफ रेरा एक्ट, तो क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी अप्रोच कर सकते? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम को या कोई भी कंज्यूमर फोरम को अकॉर्डिंग टू दी मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन वो अप्रोच कर सकती है। देन द नेक्स्ट केस इज सुनील कुमार एलियास Sudhir Kumar and another versus the state of Uttar Pradesh. In the judgment, a division bench of the Supreme Court has made it abundantly clear once again that it is legally obligatory for the court of the first instance, while awarding multiple punishment of imprisonment, to specify in clear terms as to whether the sentences would run concurrently or consecutively। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि जब कोई भी ट्रायल कोर्ट अगर किसी भी एक्यूज को सजा सुनाती है तो वो सबसे पहले तो अपने जजमेंट पे इस चीज को रिकॉर्ड करेगी, मेंशन करेगी कि वो इम्प्रिजनमेंट जो सजा इट इज एक्चुअली फॉर मोर देन वन और मोर ऑफेंसेस। तो एक से ज्यादा अगर कोई भी ट्रायल कोर्ट अगर किसी एक्यूज को अगर सजा सुना रही है तो उसे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वेदर द ऑफेंसेस वुड रन कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली। कंजिक्यूटिवली का मतलब है एक के बाद है, कंकरेंटली का मतलब है साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, अब आपको बताऊंगी ये होता क्या है। तो omission to state whether the sentences awarded to the appellants would run concurrently or would run consecutively essentially operates against the accused because
unless stated so by the court, multiple sentences run consecutively as per the plain language of 31 clause 1. अगर कोर्ट अगर ये चीज को मेंशन नहीं करती है कि concurrently है या consecutively है, so in that case by reading the language of section 31 clause 1 of the CRPC, आपका sentences जो है it would run consecutively, मतलब एक के बाद एक. अब देखिए, अब आपको समझाते हैं इसका क्या मतलब होता है. At times a person is convicted at one trial of 2 or more offenses. Thus if a theft is committed, the accused may be found guilty of both the theft and causing hurt. In the circumstances, he may be awarded sentence of imprisonment of both the crimes. Thus, he may be awarded imprisonment of 2 years for one crime and 1 year imprisonment for the second. In such cases, the question arises as to whether the accused must spend aggregate of 3 years in prison or whether the both sentence should run together, in which case he would spend only 2 years in prison. देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके ऊपर 2 केसेस चले, चोरी का केस भी चल रहा है, मारपीट का केस भी चल रहा है. चोरी का केस का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 2 इयर्स और मारपीट का है 1 ईयर. तो इसका मतलब है टोटल मिला के 3 इयर्स हुए उसके. अगर कंसेक्यूटिव की बात करूं तो वो टोटल 3 ईयर होगा. जैसे कि 2 इयर्स का जैसे खत्म होगा वैसे ही एक और साल शुरू हो जाएगा, मतलब 3 ईयर हुआ. लेकिन अगर मान लो अगर कॉन्करेंट हुआ तो इसका मतलब उसे बस 2 साल की सजा मिलेगी, क्योंकि 2 साल का तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट तो है ही है और 1 साल का उस पर मारपीट का केस भी लगाया जाता है और दोनों क्या है वो क्लब हो जाएगा. तो इसका मतलब आपका 2 साल ही रह जाएगा. इसलिए कॉन्करेंट में क्या होता है कि जो स्मॉलर पनिशमेंट जो होता है ना वो ग्रेटर पनिशमेंट के साथ मर्ज हो जाता है. तो इसलिए कॉन्करेंट में फायदा होता है. देन द नेक्स्ट केस इज डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. A bench of 3 judges of SC category held that once an anticipatory bail is granted, it protected the grantee accused till the end of trial and there is no need to obtain regular bail. After charge sheet is filed police into the court, this cites the 5 Constitution bench in सुशीला अग्रवाल and others versus स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. इस कोर्ट को एक्चुअली इस केस को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया इन द केस ऑफ डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. दिस केस इज रिलेटेड टू एंटीसिपेटरी बेल. इसमें यह कहा गया कि वंस अ पर्सन इज ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल, वो प्रोटेक्शन तब तक चलता है जब तक आपका ट्रायल कंप्लीट ना हो जाता है. और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी तरीके की कोई चार्जशीट आ जाए तो वो कैंसिल हो जाती है. ऐसा बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं होता है. देन द नेक्स्ट केस सौरभ शर्मा एंड अदर्स वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. तो इसमें एक्चुअली कुछ नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ. इस केस में ऐसा होता है कि द पिटिशनर वाज इन हिज कार ट्रैवलिंग अलोन विथ हिज मास्क हैंगिंग ऑन हिज फेस फ्रॉम वन ऑफ हिज फेस. तो इसमें पिटिशनर अपने कार में अलोन ट्रैवल करता है, लेकिन उसका चालान कट जाता है. वो कहता है चालान कैसे कट जाता है, क्योंकि एक तो मैं अपने प्राइवेट कार में अकेले ही ट्रैवल कर रहा था, मास्क भले ही मैंने ना पहना हो या हैंगिंग हो, इससे तो मैं तो किसी को कोई बीमारी तो नहीं फैला रहा हूँ. तो इसमें कोर्ट ये कहती है कि नहीं, वो भी आपका पब्लिक प्लेस ही होता है. आपका जो प्राइवेट व्हीकल जो होता है वो भी एक पब्लिक प्लेस पे है, क्योंकि वो किसी के कॉन्टेक्ट भी आ सकता है. हो सकता है आप आज अकेले हो लेकिन उस कार में कल को कोई और भी बैठ सकता है, तो इसलिए वो एक पब्लिक प्लेस ही हुआ. Then the next case is Sheikh Ahmed versus State of Telangana. No conviction under section 364A IPC. Kidnapper treats victim in a good manner. तो 364A of IPC डील करता है किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसके 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट इस केस में बताए गए हैं. किडनैपिंग फॉर abduction of any person, keeping a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause or hurt to such person or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt. और लास्ट में ये है causes hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state. तो इस केस में क्या है कि इसमें 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सिर्फ किडनैपिंग आप कर लेते हैं और उसके बदले में आप फिरौती मांगते. इसका मतलब ये नहीं है कि you would be liable to be prosecuted under section 364A of IPC, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई थ्रेट नहीं था. थ्रेट इन द केस थ्रेट टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन, मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई भय नहीं था कि आपकी कोई डेथ होने वाली है. और इन दिस केस ऐसा होता है कि ऑटो ड्राइवर होता है और किसी बच्चे को वो जब वो स्कूल से लौटता है उसे वो किडनैप करता है, लेकिन किडनैपिंग करने के बाद वो उसे अपने सिस्टर के घर लेके जाता है और ही वॉज एक्चुअली ट्रीटेड गुड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द अक्यूज्ड. तो इसलिए कहता है कि अगर ऑलरेडी अगर किडनैपर अगर he is actually treating the victim in a good manner, then why he has to be prosecuted under section 364A, because there is no element of threat to cause hurt or hurt to such person.
Then the next case is Rajat Sharma versus Union of India. The bench of Sanjay Kishan Kaul and Hemant Gupta justices has imposed a cost of rupees 50,000 on petitioner for filing a publicity interest litigation seeking initiation of proceedings against former JNK Chief Minister Farooq Abdullah for his pro-China comments over the abrogation of Article 370 of the Constitution. ये केस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इन शॉर्ट समझ लीजिए कि इसमें एक हेवी पेनल्टी इम्पोज की जाती है फॉर फाइलिंग अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि इस केस का ऐसा कुछ कोई जनरल इंपॉर्टेंस का केस हो, ऐसा कुछ केस था नहीं. ये पब्लिसिटी को लेने के लिए इस केस को फाइल किया गया था और इसमें ये कहा गया था कि जो फॉर्मर जो जेएनके के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था टू इंडिया टुडे विच सेड दैट कि जो आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है उस चीज को रीइंस्टेट करने के लिए ही कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम चाइना. और इसमें ऐसा भी कहा गया था कि ही इज एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग अलॉन्ग विद अदर पर्सन लाइक द जेएनके शैल बी मर्ज इनटू द चाइना. तो इसमें चाइना के सपोर्टिंग में उसने एक स्टेटमेंट कही थी और इससे कहा गया, और इसमें जो क्या कहते हैं जो पिटिशनर जो था उसने कहा कि मिस्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सिडिशन का केस चलना चाहिए. तो कोर्ट ने कहा कि इसमें ना तो कोई जनरल इंपॉर्टेंस का है, ही हैज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड अ व्यू, और वो समझ गए कि ये पब्लिसिटी के लिए किया गया है तो उसके ऊपर 50,000 का फाइन इम्पोज होता है. Then the next case is Kanis Fatima versus Commissioner of Police. Supreme Court has dismissed the review petition filed against this Shaheen Bagh judgment in which it is held that the demonstrations expressing dissent have to be in designated places alone. Dismissing the review petition, Justices Kishan Kaul, Anup Bose and Krishna Murari held that the right to protest cannot be anytime and anywhere. इसमें एक चीज इन्होंने ऑलरेडी एक बात कही थी इन प्रीवियस जजमेंट कि जो शाहीन बाग को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर पब्लिक प्लेसेस में सबसे ज़्यादा एनक्रोचमेंट भी हो रही थी, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत उठाना पड़ रहा था. एंड तो उसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बंदा अगर प्रोटेस्ट करना भी चाहता है इट हैज़ टू बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस. और इस चीज को जब रिव्यू किया गया इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट कैन नॉट बी एनीवेयर एट एनी टाइम. मतलब कोई भी अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो वो किसी तरीके से किसी कोई पब्लिक प्लेस को वो इनडेफिनिट पीरियड तक ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोगों को भी दिक्कत होती है, परेशानियां होती है. एंड इट हैज टू बी इन अ डेजिग्नेटेड प्लेस. The next case is P. Mohan Raj versus Shah Brothers Ispat Limited, whether the initiation of check bounce proceedings under the Negotiable Instrument Act or the continuation of such proceedings against a debtor company and its director is permissible or not when the debtor company is undergoing resolution process. बहुत इंटरेस्टिंग केस है. इस केस में यह है कि देखिए सेक्शन 14 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जो कि डील करता है मोराटोरियम से. मोराटोरियम का क्या मतलब है? इट्स एक्चुअली प्रोहिबिशन स्टे. सपोज अगर कोई कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस में जा रही है तो उसके खिलाफ जितने भी प्रोसीडिंग्स है ना, चाहे वो सिविल हो या उसी से कोई नेचर के हो, क्रिमिनल के हो, वो प्रोसीडिंग अंडर द मोराटोरियम वो स्टे हो जाती है. तो इसमें यह मुद्दा उठा था कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं वो भले कंपनी के अगेंस्ट चल रहे हो या तो फिर उसके डायरेक्टर के अगेंस्ट चल रहे हो, क्या जब कंपनी जब रेजोल्यूशन प्रोसेस से जारी होती है तो क्या 138 के मैटर जो कि क्रिमिनल वाले मैटर है वो भी क्या स्टे हो जानी चाहिए? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट आर क्वासी क्रिमिनल इन नेचर, ए सिविल शिप इन अ क्रिमिनल वुल्फ क्लोथिंग. The court reasoned that whether the proceeding is civil or criminal in nature is not to be judged with reference to the penalty that may be prescribed, but with reference to the cause for which the penalty has been inflicted. मोराटोरियम में देखिए पहला वर्ड क्या लिखा है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन पैनल और अदर अथॉरिटी. तो कोर्ट कहती है बिकॉज सेक्शन 138 इज ए क्वासी इज इन द नेचर ऑफ क्वासाई क्रिमिनल. इसका मतलब है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट तो है लेकिन इट हैज सिविल नेचर, और ये जो प्रोसीडिंग है इट ऑल्सो कम्स अंडर द सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इसका मतलब है मोराटोरियम लग सकता है ऐसे केसेस पे जो 138 के जो मैटर जो कंपनी के अगेंस्ट चल रहे हैं वो स्टे हो सकता है जब कंपनी जब रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जाती है. और इसमें क्वेश्चन आया था कि on the issue of personal liability of the directors, the court held that the proceedings against the
Director should subsist and continue even if the proceedings against the corporate debtor stand on hold due to moratorium. कंपनी ने ये कहा क्योंकि मोराटोरियम से कॉर्पोरेट डेटर के बारे में बात करें, दैट मीन्स कंपनी, अगर बात आती है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो क्या मोराटोरियम लागू होगी? तो कोर्ट कहती है कि हाँ बिल्कुल होगी। देन द नेक्स्ट केस इज भीमराव रामचंद्र खलाटे versus Nana Dinkar Yadav. The bench of Hemant Gupta and A.S. Bopana justices has held that in order to determine whether a document is set up a mortgage or a conditional sale, the intention of the parties has to be seen when the document is executed. ये भी important case है from the point of view of transfer of property है। देखिए section 58 जो है it deals with the term of mortgage। अब उसमें कई तरीके के mortgage दी गई है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है, अब इसमें बात आती है मॉर्गेज में कंडीशनल सेल। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि कैसे पता करें कि क्या कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट ये बताती है कि वो मॉर्गेज है या तो फिर कोई कंडीशनल सेल के लिए है, तो कैसे हम पता चलेगा किसी डॉक्यूमेंट को देखते हुए। इस केस में ऐसा हुआ था कि कोई पर्सन था जिसे पैसे की बहुत ज्यादा दरकार थी, तो उसने 3,000 रुपये लोन लिए थे और उसने एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था जिसमें यह कहा था कि जैसे ही मैं 3,000 रुपये दे दूंगा वैसे ही प्रॉपर्टी आप मुझे दे दोगे। तो हियर क्या होता है, अगर मैं कंडीशनल सेल, मॉर्गेज में कंडीशनल सेल की बात करूं, जो सेक्शन 58C ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट दी गई है, इसमें आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन आप एक ऑस्टेंसिबल सेल करते हो कि, और इसमें एक क्लॉज दिया है जो ये कहता है कि अगर इनकेस अगर मॉर्गेजर अगर वो सही टाइम पे अगर वो पेमेंट करने से चूक जाती है तो मॉर्गेजी के पास फुल राइट होता है कि इस प्रॉपर्टी को वो आगे जाके सेल आउट कर दे। लेकिन क्योंकि ये ऐसा कोई केस था नहीं, ये मॉर्गेज का था नहीं, उसने बस पैसे उधार लिए थे, उस डॉक्यूमेंट को उस चीज को दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि नहीं, ये कंडीशनल सेल नहीं होगी, ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट का जो लैंग्वेज, इससे यही पता चलता है कि इसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया और इसीलिए किया ताकि जब जैसे ही आप उसको पैसे दे दो वैसे ही वो आपको प्रॉपर्टी आपका लौटा देगा। तो इन दैट केस इट विल बी अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये देखिए 3,000 रुपए का ये था। और ऊपर से नेक्स्ट केस देख लेते हैं, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार विरमानी एंड अदर्स। इन द ईस्टर्न अपील द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो बार against several consumers filing joint complaint and a complaint in representative capacity under Order 8 Rule 8 of CPC for attracting the provisions of Section 35 Clause 1 Clause C of the Consumer Protection Act. The complaint filed by one or more consumers should be on behalf of or for the benefit of the numerous consumers having same interest. It doesn't mean that where there are only very few consumers having the same interest, they cannot even join together and file a single complaint, but should take recourse only to independent and separate complaints. इस केस में ऐसा हुआ था, देखिए सेक्शन 35 है of the Consumer Protection Act which actually deals with the manner of filing complaint. तो इसमें ना बहुत सारे कंप्लेनेंट थे, ठीक है, वो एक ज्वाइंट कंप्लेंट, वो कहते हैं कि हमें एक ज्वाइंट कंप्लेंट डालनी है, लेकिन जिसको जो बिल्डर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करते। वो क्यों चैलेंज करते हैं? क्योंकि 35(1)(c) में वही कंज्यूमर ज्वाइंटली फाइल कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर के अलग अलग इश्यूज थे, लेकिन वो एक साथ आके वो 35(1)(c) में एक कंप्लेंट डालना चाहते थे अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें जो बिल्डर्स का जो मेन इशू था वो कह रहे थे कि क्योंकि इनका इंटरेस्ट सेम नहीं है तो सबसे पहले तो ये ज्वाइंट कंप्लेंट नहीं डाल सकते, अगर ये डालना भी चाहते हैं तो दे हैव टू रिजॉर्ट टू ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी व्हिच डील्स विद सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो इनका किसी भी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहा कि क्योंकि देयर आर ओनली वेरी फ्यू कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, दे कैन नॉट बी इवन जॉइन टुगेदर एंड फाइल अ सिंगल कंप्लेंट। तो इसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि बस थोड़े से ही ऐसे कंज्यूमर है जिनका जो इंटरेस्ट है वो सेम है और बाकी के नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्वाइंट कंप्लेंट नहीं डाल सकते, वो भी ज्वाइंट कंप्लेंट डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द, लेकिन अदर केसेस में जैसे कि अगर वो केस अगर मतलब केस टू केस पे डिफर करता है तो इन दैट केस उनको इंडिपेंडेंट और सेपरेट कंप्लेंट डालना है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी मतलब सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही वो डाल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि 35(1)(c) जो आपको जो राइट दिया गया है, इट इज इन एडिशन टू द राइट गिवन अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी। इन दैट केस वो ज्वाइंट कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अकेले डाले, लेकिन हाँ उनके पास ये चॉइस भी है कि वो सिंगल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट डाल सकते हैं।
Then the next case is Assam Industrial Development Corporation Limited versus Gilla Pukri Tea Company Limited and others. In the Land Acquisition Act dispute, if the government takes possession of the property, then all the rights of the previous owner cease over the land property, referring to the judgment of Indore Development Authority versus मनोहर लाल. बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि पिछले साल आई थी. इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल. इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मान लो एक बार जब गवर्नमेंट जब किसी लैंड का अगर पोजीशन कब्जा ले लेती है तो उसमें उसके मालिक का जो भी राइट है वो खत्म हो जाता है. मतलब कि जैसे ही गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेती है तो उसका ओनर ये नहीं कह सकता ये दिस प्रॉपर्टी स्टिल एग्जिस्टिंग इन माय नेम. उसी वक्त से उसके सारे राइट्स उसमें से खत्म हो जाते हैं, उसका टाइटल भी खत्म हो जाता है उसके साथ साथ. Then the next case is जॉयदीप मजुमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजुमदार. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस. इन केस वेयर एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ में न्यूमरस malicious complaints against him to his superiors and various authorities. The Supreme Court held that such conduct cannot be considered to be squabbles of ordinary middle class married life and that it amount to mental cruelty. इस केस में ये कहा गया कि मान लीजिए एक वाइफ है, वो उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा रही है, ठीक है ना. इस केस में भी ऐसा होता है कि एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ रहती है और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ मतलब कि इधर उधर के बना के वो कंप्लेंट देती है और वो कंप्लेंट किसको भेजती है, उसके सुपीरियर ऑफिसर्स को, विच इज एक्चुअली कॉस्टिंग हिम टू हिज करियर. उसके करियर को भी वो बहुत खराब इफेक्ट हो रहा है, उसकी बदनामी भी हो रही है, उसके रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंच रही है. तो कोर्ट कहते हैं कि अगर किसी का अगर कंडक्ट रहे कि वो बार बार उसके करियर को इफेक्ट करे, उसके कंप्लेंट को किसी को करियर को इफेक्ट करे या उसकी रेपुटेशन को समाज के सामने डाउन करे, सो इन दैट केस इसमें तो मैरिज को तो डिसॉल्व क्या कहते हैं कि खत्म तो कर दिया गया था, मैरिज वाज एंडेड. पर इसमें यह भी कहा गया कि इस तरीके के जो भी कंडक्ट होते हैं जो कि उसके करियर को मतलब कि किसी भी तरीके से टार्निश करे इन दी सोसाइटी, सो इन दैट केस इट वुड अमाउंट टू मेंटल क्रुएल्टी. Then the next case is मेहरा बाल चिकित्सालय एवं नवजात शिशु ICU versus मनोज उपाध्याय and others. The Supreme Court has held that writ petition under Article 226 of the Constitution challenging judgments and orders passed by the State Consumer Dispute Resolution is not maintainable. तो ये कुछ नहीं है. This case has actually reiterated its judgment in Sicily Calarical versus Vehicle Factory. इस केस में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपको किसी भी जजमेंट को which is delivered by the State Consumer Dispute Redressal Commission, अगर आप इसे चैलेंज करना चाहते हो तो यू कांट चैलेंज इट अंडर आर्टिकल 226 क्योंकि ऑलरेडी एक अपीलेबल प्रोविजन दिया गया है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट इज नॉट मेंटेनेबल. देन द नेक्स्ट केस इज मोहम्मद सलीमुल्ला एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. तो ये केस जो है वो रोहिंग्या रिफ्यूजी से रिलेटेड है और इस केस में द रिट पिटिशन वाज फाइल्ड प्रेइंग फॉर द इश्यू ऑफ एन एप्रोप्रिएट रिट डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड बेसिक ह्यूमन अमेनिटीज टू द member of the Rohingya community who have been refugee in India. The petitioners who claim to have registered themselves as refugees with the United Nations High Commission for Refugees have come up with the present interlocutory application seeking the release of the detained Rohingya refugees, a direction to the Union of India not to deport the Rohingya refugees who have been detained in the sub-jail in Jammu. तो इसमें ऐसा है कि कुछ पिटिशनर जो है उन्होंने एक एप्रोप्रिएट रिट सुप्रीम कोर्ट से मांगी ये कह कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज को डिपोर्ट ना किया जाए, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि और ये जो पिटिशन है इसको आर्टिकल 14 एंड 21 को इन्वोक करते हुए कहा गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि आर्टिकल 14 एंड 21 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन्स, लेकिन जो राइट टू डिपोर्ट है ना इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द राइट ऑफ right to settle in any part of the territory which is guaranteed under Article 19 Clause 1 subclause C. So right to deport is actually a right to decide and it is only given to the citizen of India. तो ये किसी भी तरीके से Article 21 के अंडर नहीं आती है and they shall be deported. तो ये नेक्स्ट है जिज्ञा यादव वर्सेस CBSE, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि राइट बाय रिफ्यूजिंग टू अलाउ पर्सन टू चेंज देयर नेम इन द सर्टिफिकेट्स विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इट एक्चुअली वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स. सो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि राइट टू कंट्रोल वंस आइडेंटिटी इज अ फंडामेंटल राइट. और इसमें CBSE को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि जो एग्रीव पर्सन है उसको ये मौका दिया जाए ताकि वो अपने नेम चेंजेस कर सके इन देयर रिकॉर्ड.
59 अलार्मिंग न्यूज़पेपर रिमोट रिगार्डिंग कांवड़ यात्रा स्टेट ऑफ यूपी एंड रे सुओमोटो। ये सुओमोटो केस है, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पे स्टे लगा दी और ये कहा कि द हेल्थ ऑफ द सिटीजनरी ऑफ इंडिया एंड द राइट टू लाइफ आर पैरामाउंट। और ये किसी भी तरीके का जो रिलीजियस और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, इट इज अबव ऑल। And next case is Pankaj Kumar versus State of Jharkhand and others. Person entitled for reservation benefit in either of the successor state but cannot claim simultaneously. इसके रिगार्डिंग ये कहा गया कि जो पर्सन जो है अगर उसको रिजर्वेशन राइट है इन द सक्सेसर स्टेट्स, मतलब यहाँ पे बिहार और झारखंड का केस था, इसमें ऐसा कहा गया कि दो द पर्सन हैज द राइट ऑफ रिजर्वेशन इन बोथ द स्टेट्स, लेकिन वो दोनों को ना साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। वो किसी एक स्टेट में अपना रिजर्वेशन साबित कर सकता है या क्लेम कर सकता है, ये समझ लीजिए। 61 नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे वर्सेस संजय शुक्ला। इसमें यह है कि रेलवे लायबल टू कंपनसेट फॉर लेट अराइवल ऑफ ट्रेन अनलेस प्रूफ डिले बियॉन्ड कंट्रोल। तो जैसे रेलवे की जो आदत होती है बार बार ट्रेन डिले करना, इसमें रेलवे को एक बहुत अच्छा सबक मिला था, क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर आप अपने डिले को अगर एक्सप्लेन ना कर सको तो इन दैट केस यू आर लायबल टू पे कंपनसेशन टू द विक्टिम। 62 State of Raisa versus Lavkush Meena. Acquittal based on benefit of doubt in serious crime cannot make candidate eligible for public employment. तो मान लीजिए कि इसमें क्या हुआ था, कैंडिडेट था जिसमें 302 का केस चला था, इसमें वो एक्विट हो गया था। एक्विट इसलिए हुआ था बिकॉज ही गॉट द बेनिफिट ऑफ डाउट। उसके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन ने केस एस्टैब्लिश करने में बुरी तरीके से फेल हो जाती है, लेकिन जब आगे जाके उसका सिलेक्शन होता है एसआई में, सब इंस्पेक्टर में उसका सिलेक्शन होता है और उसको वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए डिनाई किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसके खिलाफ एक मर्डर का केस चला है। लेकिन कोर्ट कहती है क्योंकि ये जो केस जो चला है मर्डर केस का सीरियस क्राइम है, तो इसीलिए द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 63 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वर्सेस अनिल कावरिया। द क्वेश्चन इज ऑफ ट्रस्ट नो मैटर हाउ ट्राइवियल द केस द सप्रेशन ऑफ फैक्ट ऑफ कन्विक्शन कैन लीड टू टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कोई पर्सन था, उसके खिलाफ कुछ केसेस चले थे जो कि बहुत ही ट्राइवियल नेचर के केसेस थे, लेकिन उसमें ये होता है कि उसको कन्विक्शन होता है, बाद में जाके उसे वहां पे क्या कहते हैं प्रोबेशन ऑफ अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, उसमें उसे एग्जामिशन भी मिली थी, उसे सजा नहीं काटनी पड़ी थी। लेकिन वो क्या वो ये फैक्ट को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू सम एम्प्लॉयमेंट ही एक्चुअली सप्रेसेस दिस फैक्ट, वो नहीं बताता है। बाद में डिपार्टमेंट को पता चलती है कि नहीं उसके खिलाफ केसेस चले, कन्विक्शन भी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भले ही जो क्राइम आपने कमिट किया वो भले कितने स्मॉल नेचर का क्यों ना हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू दैट जॉब पोस्ट अगर आपने कन्विक्शन को छुपाया हुआ है तो इट कैन बी अ ग्राउंड दैट द एम्प्लॉयर कैन रिजेक्ट योर आई मीन व्हाट टू से योर कैंडिडेचर। तो ये हमारा स्लाइड खत्म हो गया ना। उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ सही से बता दिया हो, बहुत ही फास्ट मैंने बताया। अगर आपको लगा हो कि कहीं मैं फास्ट हूँ या कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने में मैं चूक गई हूँ तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जब तक कम से कम 100 कमेंट्स अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको जरूर ये पीडीएफ आपको फ्री में शेयर कर दूंगी। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।